कल हमने यानी इसके पहले हमने तुलनात्मक लोक प्रशासन को समझा था, उसका अभिप्राय समझा था, उसका अर्थ और प्रकृति को जाना था। इसी श्रृंखला में हम बढ़ते हुए आगे आज हम करेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है और इसकी विकास यात्रा कैसी रही है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है अत्यंत विश्वव्यापी है। किसी भी देश की आंतरिक और प्रशासनिक संगठनों का अंतर्देशीय यानी इन कंट्री भी अध्ययन हो सकता है, तो दो देशों के मध्य भी अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन किया जा सकता है। सामान्यतः तुलनात्मक लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है बृहद स्तरीय अध्ययन, अर्थात बृहद का मतलब होता है बड़ा, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक देशों के संपूर्ण प्रशासकीय ढांचे का अथवा उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो इस अध्ययन को हम वृहद स्तरीय अर्थात मैक्रो लेवल स्टडी भी कहते हैं। जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका इत्यादि का तुलनात्मक अध्ययन वृहद स्तरीय ही है। इसके अंतर्गत इन देशों की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक पर्यावरण के साथ साथ संवैधानिक प्रावधान, प्रशासनिक विशेषताएं और कार्यप्रणाली का अध्ययन करना वृहद स्तरीय अध्ययन कहलाएगा। दूसरा है मध्य स्तरीय अध्ययन यानी मीडियम लेवल स्टडी। मध्य स्तरीय तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत उन अध्ययनों को सम्मिलित किया जाता है जो ना तो बहुत बड़े होते हैं, व्यापक होते हैं, और न ही अत्यंत सूक्ष्म या लघु होते हैं। इन अध्ययनों के अंतर्गत किसी भी देश की प्रशासनिक तंत्र के किसी एक भाग की दूसरे देश के उसी भाग से जब तुलना की जाती है तो हम उसको तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत की नौकरशाही या लोक सेवा की ब्रिटेन की लोक सेवा से तुलना करना या भारत की स्थानीय शासन प्रणाली का फ्रांस की नगरीय शासन से तुलना करना, ये मध्य स्तरीय अध्ययन कहलाएगा। इस प्रकार के अध्ययनों का उद्देश्य किसी समस्या या क्षेत्र विशेष के गुण या दोषों को जानकर एक सामान्यीकृत नियम को ढूंढना होता है। तीसरा आता है लघु स्तरीय अध्ययन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जब अध्ययन का रूप बहुत छोटा हो, उसका क्षेत्र बहुत छोटा हो, तो वह लघु स्तरीय अध्ययन यानी माइक्रो लेवल स्टडी कहलाता है। वर्तमान में लोक प्रशासन के सहित अधिकांश सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र आदि में बृहद स्तरीय अनुसंधान करने की बजाय वो किसी एक इकाई की एक समस्या का गंभीर और सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रशासन की किसी कार्यप्रणाली, प्रक्रिया या विशिष्ट समस्या जैसे हड़ताल, फाइल निस्तारण, भ्रष्टाचार आदि का अध्ययन करना, सूक्ष्म अध्ययन करना लघु स्तरीय अध्ययन कहलाता है। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन समान स्तरों पर और असमान स्तरों पर भी संचालित किया जाता है। जैसे अमेरिका के राज्य प्रशासन का भारत के राज्य प्रशासन से तुलनात्मक अध्ययन समस्तरीय है, किंतु भारत के जिला प्रशासन की अमेरिका के राज्य प्रशासन से तुलना विषम स्तरीय है। कार्य और प्रकृति की दृष्टि से तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र निम्नलिखित भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थात 2 देशों के मध्य, अंतर्देशीय यानी देश के अंदर ही करना, अंतर सांस्कृतिक यानी 2 संस्कृतियों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन, समसामयिक या संकर सामयिक जैसे आज के भारत की जापान से तुलना करना। इसके अतिरिक्त अंतर संरचनात्मक, अंतर संस्थागत, अंतर विधायी और अंतर पर्यावरणीय अध्ययन भी होते हैं। जैसे भारत के मंत्रिमंडल सचिवालय के ढांचे की
ब्रिटेन के मंत्रिमंडल सचिवालय के संगठन से तुलना अंतर संगठनात्मक अध्ययन कहलाएगा। तुलनात्मक प्रशासनिक अध्ययन में निम्न चीज़ों को भी सम्मिलित किया जाता है, जैसे प्रशासनिक प्रणाली या व्यवस्थाओं का पर्यावरण, संगठन में कार्यरत व्यक्तियों का विविध भूमिकाएं आदि। अब हम पढ़ेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम समझेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के LD वाइट वालों ने 1948 में तुलनात्मक लोक प्रशासन को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध को 20वीं सदी की अधिकांश घटनाओं तथा विश्वव्यापी परिदृश्य का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अर्थात 1940 और 1950 के बीच में ही हुआ था। 1948 के पश्चात तुलनात्मक लोक प्रशासन की विषय वस्तु और उसके अध्ययन की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। वित्तीय प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, लोक वित्त, प्रशासनिक नियंत्रण, विकेंद्रीकरण आदि तुलनात्मक अध्ययनों से संबंधित था, जिसमें पश्चिमी देशों के औद्योगिक स्वरूप की वर्णनात्मक व्याख्या उपलब्ध थी। इस साहित्य में विश्लेषणात्मक और समस्याओं को समझने का अभाव था। अरस्तु को तुलनात्मक प्रशासनिक अध्ययनों का प्रवर्तक माना जाता है। यद्यपि तुलनात्मक लोक प्रशासन एक नई अवधारणा ही कहा जाएगा। लोक प्रशासन का प्रारंभिक स्वरूप जर्मन कैमरलिज्म पर आधारित था, जिनकी ये मान्यता थी कि उत्पादन के साथ साथ उनकी प्रबंध तकनीक पर भी ध्यान दिया जाए तो उससे हम समृद्धि के अन्य लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। कालांतर में टेलरवाद और वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधाराएं भी सामने आ गई थीं। परंपरागत और यांत्रिक दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान प्रशासन को मशीन की भांति समझते रहे, किंतु मानव संबंध विचारधारा ने संगठन के कार्य करने वाले मनुष्यों के आपसी संबंधों को महत्वपूर्ण सिद्ध कर दिया था। 1952 में प्रिंसटन तुलनात्मक विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और 1953 में एक अस्थायी लोक प्रशासन समिति बना दी गई थी। 1955 में मैड्रिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के संबंध में तर्कपूर्ण व्याख्याएं प्रस्तुत की थी। अगले वर्ष गैब्रियल आमंड ने तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्थाओं पर एक लेख तैयार किया था। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति की विचारधाराओं ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की दिशा में गंभीरतापूर्वक प्रयास करना है। 1963 में अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन एक तुलनात्मक प्रशासन समूह का गठन किया गया था, जिसने 1971 तक फोर्ड फाउंडेशन की आर्थिक सहायता से अनुसंधान और प्रचार कार्य किया। इस दौरान तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को लोकप्रिय और उपयोगी बनाने के लिए त्रिपक्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पहला, अनुसंधान के कार्यों को बढ़ावा देना, तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्यापन, और तीसरा, विकास प्रशासन के क्षेत्र में अधिक प्रभावी लोकनीति के निर्माण को प्रोत्साहन। इस प्रकार तुलनात्मक प्रशासन समूह ने न केवल लोक प्रशासन को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया, बल्कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ अंतर संबंधों को भी प्रगाढ़ किया। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों से संबंधित विभाग के अधीन कार्यरत लोक प्रशासन शाखा ने भी तुलनात्मक लोक प्रशासन से संबंधित सामग्री प्रकाशित कर इसे आगे ले जाने का प्रयास किया है। भारत सहित अधिकांश देशों के विश्वविद्यालयों द्वारा तुलनात्मक लोक प्रशासन विषय पर अध्ययन और अध्यापन निरंतर जारी है, किंतु अभी भी विकासशील देशों में इस दिशा में बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय कार्य नहीं हो पाया है।
इसके बाद पढ़ेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास के क्या क्या उत्तरदायी कारण हैं।